हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले रिमाइंडर बुक से पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आय के साथ साथ आर्थिक नियोजन को पढ़ा दिए हैं। देखिए, आज मुद्रा और एवं बैंकिंग को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए देखिए, फर्स्ट है मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का क्या कार्य है? तो मुद्रा का क्या कार्य है? तो मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा की निर्माण करती है। यह कथन किसने कहा था? तो क्राउमर ने। किसने? तो क्राउमर ने। किसने कहा है? तो क्राउमर ने। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करता है, यह कथन क्राउमर का है। किसका है? तो क्राउमर का है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेशम का नियम संबंधित है। ग्रेशम का नियम संबंधित है तो मुद्रा के प्रचलन से। बोलेगा कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से है। ग्रेशम का नियम संबंधित है तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर के बीच, मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध होता है तो प्रतिलोम होता है। क्या होता है? तो प्रतिलोम होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी तो 1957 में भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी तो 1957 में हुई थी। ऐसे विदेशी मुद्रा जो शीघ्र पलायन कर जाता है, वैसा विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, वह कहलाती हैं तो गर्म मुद्रा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो गर्म मुद्रा कहलाती हैं। ऐसे मुद्रा जो अवैध कारोबार करता है, वैसा मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार कहलाती हैं तो हवाला कहलाती है। क्या कहलाती हैं? तो हवाला कहलाती हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार कहलाते हैं तो हवाला कहलाते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा कम हो, आपूर्ति की अपेक्षा क्या हो? कम हो, उसे हार्ड या करेंसी मुद्रा कहते हैं। आपूर्ति की अपेक्षा कम हो कहने का मतलब मांगने वाला ज़्यादा हो लेकिन पूर्ति करने वाला कम हो तो उसे हार्ड करेंसी कहेंगे। क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं तो उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से होना क्या कहलाता है? देश में मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होना क्या कहलाता है? तो सस्ती मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाता है? तो सस्ती मुद्रा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। वह दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? दुर्लभ मुद्रा। विकसित देशों की मुद्रा प्रायः होती हैं तो हार्ड करेंसी होती है। क्या होती है? तो हार्ड करेंसी होती हैं। विकसित देशों की मुद्रा प्रायः होती हैं तो हार्ड करेंसी होती है। क्या होती है? हार्ड करेंसी।
भारत की रुपया कौन सा मुद्रा है? भारत की रुपया कौन सी मुद्रा है? तो विधिग्राह मुद्रा है। विधिग्राह मुद्रा वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति है। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति है उसे हॉट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। पलायन करने की हो क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक हो, आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक हो, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना कहलाता है। सरकार द्वारा नई मुद्रा को समाप्त कर पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना कहलाता है। तो विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता? तो विकेंद्रीकरण कहलाता है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता जेबी से थे। कौन थे? तो जेबी से थे। माल एवं सेवा की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी किस कारण होता है? माल एवं सेवा की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी किस कारण होता है? तो मुद्रा संकुचन के कारण। कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होता? कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होता? कौन सा मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में सहायता नहीं? तो मुक्त बाजार नीति वह अवस्था जिसमें मुद्रा का ह्रास गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है मुद्रास्फीति कहलाती है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाता है उसे कहलाते हैं मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रा गिर जाना तथा कीमतें बढ़ जाना, मुद्रा गिर जाना और कीमतें बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो मुद्रास्फीति कहलाता है। सीधा फंडा समझ सकते हैं कि कीमत का बढ़ जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी हो, मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता। क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति हो उसे क्या कहलाता? स्टैगफ्लेशन कहलाता। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं पर क्या प्रभाव पड़ती है? मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ती हैं? कहने का मतलब जब मुद्रास्फीति आ जाता है कहते तो कीमत बढ़ जाता है तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति आने से महंगाई बढ़ जाती, वस्तु महंगी हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति कहलाती हैं। लगातार कीमतें की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति का। किस वर्ग को मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? किस वर्ग को मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो लेनदार वर्ग का। कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? कौन सी मुद्रा कृत्रिम? तो एसडीआर को क्या? तो एसडीआर को समझी जाती है। कौन सी मुद्रास्फीति से लाभान्वित होती है? तो ऋणी लाभान्वित होती है। मुद्रास्फीति से ऋणी लाभान्वित होती है। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया थोक मूल्य सूचकांक। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रण कर मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कहलाते हैं। तो M1 कहलाते। क्या कहलाते? M1। किस संघटक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहते हैं? तो M3। किसे कहते हैं? तो M3 कहते हैं। मुद्रापूर्ति का
M3 संगठन प्राप्त करने के लिए किस संगठन में बैंकों की समय जमा राशि जोड़ा जाता है? तो M1 को, किसको? तो M1 को जोड़ा जाता है। मुद्रापूर्ति का M संगठन प्राप्त करने के लिए किस संगठन में बैंकों की समय जमा राशि को जोड़ा? M1 के। मुद्रापूर्ति का M4 संगठन प्राप्त करने के लिए M3 में जोड़ी जाती हैं। मुद्रापूर्ति का M4 संगठन प्राप्त करने के लिए M3 जोड़ी जाती हैं। तो डाकघरों की कुल जमा राशि में क्या? डाकघरों की कुल जमा राशि में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के संगठनों में M1 से M4 तक जाने पर तरलता की मात्रा क्या हो जाती है? तो घट जाती है। क्या हो जाती है? तो घट जाती हैं। तरलता क्या हो जाती है? तो घट जाती है। M1 से M4 जाने में तरलता क्या हो जाती है? तो घट जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मुद्रा पाया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित हैं। तो चुंगी हुई विदेशी मुद्रा के समूह में चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 1806 में। कब हुआ था? तो 1806 में। किस पर भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च होता है? किस पर भारत का विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक? पेट्रोल के आयात पर। किस पर? तो पेट्रोल के आयात पर। किस पर भारत का विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है? पेट्रोल के आयात पर। वह आय जिस पर कर का अववंचन नहीं होता। वह आय जिस पर कर का अववंचन नहीं होता है काली मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? काली मुद्रा कहलाती है। चलिए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? तो अवमूल्यन कहलाता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के अन्य मूल्य की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के घटना के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? तो अवमूल्यन कहलाता है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक है? तो अवमूल्यन है। क्या है? तो अवमूल्यन है। चलिए आगे देखते हैं। देश में अब तक रुपये का अवमूल्यन कितने बार हो चुका है? तो कितना? 3 बार। कब हुआ? 3 बार हो चुका है। भारत में सर्वप्रथम मूल्यों का अवमूल्यन कब हुआ था? तो 1949 में। अंतिम बार कब हुआ था? तो 1991 में। कब हुआ था? तो किस वर्ष भारतीय रुपये का अवमूल्यन 2 बार हुआ था? तो 1991 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1991 में 2 बार हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं। किस बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन किया गया था? किस बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन किया गया था? तो 1993-94 के केंद्रीय बजट में। रुपया को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया गया? था? तो 19 अगस्त 1994 को। 19 अगस्त 1984। गिल्ड एंड बाजार संबंधित हैं। सोना चांदी सरफराज से। भारतीय रिजर्व बैंक हैं एक
केंद्रीय बैंक हैं। क्या हैं? तो केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक एक है, केंद्रीय बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में बैंकों की नई शाखा खोलने का लाइसेंस प्रदान करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। कहने का मतलब आरबीआई। कौन देता है? तो आरबीआई देता है। कौन देता है? तो आरबीआई देता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1900। भारतीय राष्ट्रीय का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। कहाँ है? तो मुंबई है। कहाँ है? तो मुंबई में है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? भारतीय मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी कौन सा बैंक करता है? भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी कौन सा बैंक करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? कौन करता है संपादित? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। किस बैंक द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का। किस बैंक का भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का। भारत का कौन सा बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में। भारतीय रिजर्व। कौन सा बैंक में भारत का कौन सा बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो आरबीआई में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, एसबीआई में खोल सकता है। वैसा भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, कौन है? तो जम्मू कश्मीर। कौन है? तो जम्मू कश्मीर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। 1 अप्रैल से 31 मार्च है। 1 अप्रैल से 31 मार्च है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन का भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष होता है? स्वर्ण कोष होता है। तो कितना होता है? तो 115 करोड़ रुपया। 115 करोड़ रुपया। रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? तो स्वर्ण का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर। स्वर्ण के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर। 10 रुपये के नोट पर किसका होता है हस्ताक्षर? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। सरकार ऑर्थोप्राय ऋण देती हैं। सरकार ऑर्थोप्राय ऋण देती हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक से। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत का मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है? अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ट्रेजरी बिल का। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संबंधित न्यूनतम से अधिक रिजर्व करते हैं। फिर से देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संबंधित न्यूनतम से अधिक रिजर्व रखते हैं तो नकदी रिजर्व। कौन? तो नकदी रिजर्व। भारतीय रिजर्व बैंक की
भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर कम कर देता है तो तरलता क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को क्या उपाय हैं? रेपो या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना। रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव भारत सरकार। वित्त सचिव भारत सरकार। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन वित्त मंत्रालय कौन है, तो वित्त मंत्रालय। भारत में बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो देवास में। कहाँ है, तो देवास में है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं। भारत में 20 रुपया एवं उच्च मूल्य के वर्ग के नोट की छपाई किस प्रेस में होती है? भारत में 20 रुपया एवं उच्च मूल्य के नोट की छपाई किस प्रेस में होती है, तो करेंसी नोट। कौन, तो करेंसी नोट देवास। करेंसी नोट देवास। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर जे उदेसी है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों को सर्वाधिक शाखा किस राज्य को है, तो उत्तर प्रदेश को। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ है, तो 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ है, तो 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण भारतीय स्टेट बैंक में हुआ है। तो कहने का मतलब इंपीरियल बैंक अब क्या बदल गया है, तो भारतीय स्टेट बैंक बना तो 1955 में। कब, तो 1955 में बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है, तो 7 हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है, तो भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है, तो स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक है तो SBI कौन है, तो SBI। भारतीय स्टेट बैंक कौन है, तो SBI। विथ यू ऑल द वे विज्ञापन पंक्ति किस में, भारतीय स्टेट बैंक के। भारतीय स्टेट बैंक के हैं। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय का मुंबई है। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकरण बैंक का है, तो बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला प्रथम राष्ट्रीयकरण बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक है। चलिए आगे देखते हैं। कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीय बैंक की अनुषंगी संस्था है, तो कैनरा बैंक का। कौन है, तो कैनरा बैंक का। स्वाभिमान योजना भारत में किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना भारत में किससे संबंधित, तो राष्ट्रीय बैंकिंग से है। भारत के प्रमुख वित्तीय एवं व्यावसायिक संस्था कौन है, तो देखते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया EBI 1921। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई। RBI स्थापना 1 अप्रैल 1935। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, इससे ये पता चल रहा है कि सबसे पहले कौन सा बैंक की स्थापना हुआ था। तो देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो EBI की स्थापना 1921 में हुआ था। तो उसके बाद किसका हुआ था, तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई। RBI का 1 अप्रैल 1935 को। तो भारतीय औद्योगिक वित्त विभाग का तो IFCI का तो कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। राज्य वित्त निगम SFC का तो 1951। लघु उद्योग विकास संग्रहालय SIDCO तो 1954 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ICC बैंक तो 1955 में। कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया था, तो SBI रख दिया गया। SBI तो स्थापना कब हुआ था, 1 जुलाई 1955।
55 को क्या है, तो 1 जुलाई 1955। जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम LIC 1 1956। धातु एवं खनिज व्यापार निगम MMTC 1963। भारतीय खाद्य निगम FCI 1965। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय UTI कहाँ है, तो फरवरी 1964 है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI 1964। भारतीय पर्यटन विकास तो ITDC 1966। चलिए आगे देखते हैं। आवास एवं शहरी विकास निगम HUDCO 1970। भारतीय चाय व्यापार निगम TTCI 1971। साधारण बीमा निगम GIFC तो 1 नवंबर 1972। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक KGB तो 2 अक्टूबर 1975 को। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम्स बैंक तो 1 जनवरी 1982 को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं, देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक की स्थापना करने में नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। भारतीय कृषि तथा विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण IRIBI 20 मार्च 1985। लोक कल्याण एवं ग्रामीण विवाद परिषद कपाट कहते 1986। राष्ट्रीय आवास बैंक HNB तो 1978। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI का स्थापना 1988 में हुआ। भारतीय परिघटन वित्त निगम TFCI 1989 में। SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास SIDBI की स्थापना 1990 में। टिस्को की स्थापना 1992 में। असेल की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पहले एवं दूसरे चरण में राष्ट्रीयकरण बैंक तो पहले चरण में तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सिकेटेड बैंक, यूनाइटेड कमीशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक। और देखिए दूसरे चरण में कौन कौन हुआ था राष्ट्रीयकरण, तो आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ द कॉमर्स, पंजाब एवं सिंध बैंक, विजया बैंक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं सहभागिता नोट संबंधित हैं। सहभागिता बैंक संबंधित हैं तो विदेशी संस्थागत निवेश सहभागिता संबंधित है। विदेशी संस्थागत निवेश। कौन सा बैंक कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए इसको भी देख लेते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ निजी बैंक के बैंकों के पंजीकृत कार्य स्थापना। तो देखिए पहला है निजी बैंक है, तो इसका कौन कौन है, तो पहला बैंक है ICC बैंक कहाँ है, तो बड़ौदा में। मुख्यालय कहाँ है, तो बड़ौदा में। कहाँ है, तो बड़ौदा में है।
कहाँ है? तो बड़ौदा में है। चलिए, कहाँ है? तो बड़ौदा, लेकिन स्थापना 1994 में। कब? 1994 आईसीआईसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक तो मुंबई, कब? तो 1995 में। बैंक ऑफ पंजाब चंडीगढ़ तो 1995 में। सिडबी तो इंदौर 1995 में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, किस देश में भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखा है? किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखा है? तो यूके में। कहाँ है? तो यूके में। कहाँ है? तो यूके में है। भारत में सर्वाधिक शाखा किस विदेशी बैंक का है? भारत में सर्वाधिक शाखा किस विदेशी बैंक का है? तो A&Z लीजिगेंट में। कहाँ है? तो A&Z लीजिगेंट में है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1975 में। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1900। भारत में दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना किस बैंक का कार्य है? तो भूमि विकास बैंक। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित है? कोचीन में। कहाँ? तो कोचीन में। तैरता हुआ एटीएम कहाँ? तो कोचीन में स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक वित्तीय संस्था। नाबार्ड क्या है? तो वित्तीय संस्था है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिवरामन समिति। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में हुई? तो छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपकरण है? राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपकरण है? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। कहाँ है? तो लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय बैंक है? तो 196। देश के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में ग्रामीण बैंक नहीं है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल शाखा की संख्या लगभग कितने परसेंट है? तो 25% है। कितना है? तो 25% है। केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं हुई? तो 1987। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में। कब हुई? तो 1985 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर में बांटा है? नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को 4 स्तर में बांटा। किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों के विलय करने की संस्था? खुसरो समिति। फेडरल रिजर्व किस बैंक का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक किस बैंक का केंद्रीय बैंक है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतर कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति का है? तो 74%। कितना? तो 74% है। चलिए आगे देखते हैं। IBA से तात्पर्य इंडियन वैक्स एसोसिएशन है। भारत में निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की
भारत में निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुंगी पूंजी पूंजी होना आवश्यक है? तो 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़। नरसिंघम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया है? तो नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग संरचना सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से। BCCI क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। BCCI क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1964 में। 1964। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन है? तो UTI। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन है? तो UTI है। कौन है? भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनी है? 4 कार्यरत हैं, तो 4 हैं। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था है? IRDA हैं। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद। पहले कहाँ था? नई दिल्ली। पहले कहाँ था? तो नई दिल्ली था। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे हैं, देखिए। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित? RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाले सेबी हैं। कौन है? तो सेबी हैं। कौन है? तो सेबी हैं। भारत में प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? प्रतिभूति एवं 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा दिया था? 1992। मंडरिया एवं तेजबड़िया शब्दावली संबंधित शेयर बाजार से। किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार। मंडविया एवं तेजबड़िया किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। शेयर बाजार का प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी द्वारा। किसके द्वारा? तो सेबी द्वारा। किसके द्वारा? तो सेबी द्वारा। किसके द्वारा? तो सेबी द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांक। तो देखिए, सेंसेक्स तो कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो मुंबई का। कहाँ के? तो मुंबई का है। डोजोन कहाँ के? तो न्यूयॉर्क का। डोजोन कहाँ के हैं? तो न्यूयॉर्क है। सिमेक्स तो सिंगापुर के। सिमेक्स कहाँ के हैं? तो सिंगापुर के हैं। कोप्सी तो कोरिया के हैं। तेन कहाँ के हैं? शेयर बाजार तो ताइवान के। कहाँ के? तो ताइवान का है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निक्की कहाँ के हैं? तो टोक्यो के। निक्की कहाँ के हैं? तो टोक्यो का है। सेंट कहाँ के हैं? तो थाईलैंड का है। सेंट थाईलैंड का है। म्यूबलेट कहाँ के हैं? तो इटली के हैं। जकार्ता कंपोजिटिव इंडोनेशिया के हैं। सियोल कंपोजिटिव दक्षिण कोरिया के। सियोल कंपोजिटिव कहाँ के हैं? तो दक्षिण कोरिया के हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 40 है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 40 है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1975 में हुआ था। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति के द्वारा? फिरवानी समिति के द्वारा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक डोलेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी और 50। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार मूल्य सूचकांक डोलेक्स हैं, सेंसेक्स हैं, निफ्टी और 50 हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक क्या है? डोलेक्स हैं, सेंसेक्स हैं, निफ्टी और 50 हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के मूल्यों पर आधारित है? तो 30। कौन है? तो 30 है। कौन है? तो 30 है। ओटी सेल क्या है? ओटी सेल क्या है? भारत का एक शेयर बाजार है। ओटी सेल क्या है? भारत का एक शेयर बाजार। ओटी सेल क्या है? भारत का एक शेयर बाजार है। ओटी सेल क्या है? भारत का एक शेयर।
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियां के शेयर बाजार पर आधारित है? तो 100 कंपनियां। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियां के शेयर बाजार पर आधारित है? तो 100 कंपनियां। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे हैं दलाल स्ट्रीट हैं। तो दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो मुंबई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को शेयर बाजार सूचकांक कहलाता है। तो डो जोन्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को शेयर बाजार सूचकांक कहलाता है। तो डो जोन्स को टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक कहलाता है। तो निक्की कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्की कहलाता है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक कहलाता है तो निक्की कहलाता है तथा यहाँ से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का डो जोन कहलाता है। लंदन स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? FTSE 20। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है तो शेयर बाजार से संबंधित। शेयर बाजार भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX SX क्या है? MCX SX क्या है? भारतीय समाचार पत्रों के संबंध में MCX क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज। भारत में बैंकों द्वारा निर्मित अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू संबंधी जमाओं को स्वीकार किया गया है? तो 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? तो वर्धा ग्रामीण बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1964 में हुआ था। सुविधा सावधानिक जमा योजना का प्रारंभ किस IDBI बैंक द्वारा? विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। प्रीपेड कार्ड सेवा करने वाला देश का पहला बैंक ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स है। चलिए आगे देखते हैं। जल आयुष्मान बीमा योजना प्रारंभ किया है? जल आयुष्मान बीमा प्रारंभ किया इलाहाबाद बैंक। कौन? तो इलाहाबाद बैंक। कौन भारतीय बैंक में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजी तक पहुंचने वाला पहला बैंक बन गया है? कौन भारतीय बैंक 1 लाख करोड़ रुपया बाजार पूंजी तक? भारतीय स्टेट बैंक। वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत करने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तित प्रक्रिया कहलाती है धन शोधन कहलाता है। ऐसे उधारकर्ता जिसकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है जिनका ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है उसे बैंकों द्वारा किस प्रकार के ऋण दिया जाता है? तो सरप्राइज उधार। निम्न आय समूहों को दिए गए अल्प राशियों के ऋण कहलाते हैं। निम्न आय सुधारों को दिए गए अल्प राशियों को क्या जाता है? तो सूक्ष्म ऋण। बैंकों की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं। बैंकों की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा को कहा जाता है अधिकृत डीलर। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल कौन सा है? इलेक्ट्रिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल कौन सा है? तो मोबाइल फ़ोन है। इलेक्ट्रिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल कौन है? तो मोबाइल फ़ोन है। बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, टेली बैंकिंग है, ATM है।
भारत में खुदरा ऋण ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत आवास क्षेत्र है, आवास ऋण है। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड से। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड। भारत में भुगतान हेतु चेक जारी करने की तारीख से कितने महीने तक वैध हैं? तो 3 महीने तक। क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी कौन है? तो प्लास्टिक मनी से नाम से जाना जाता है। कौन सा लिखित पृष्ठकरण द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? तो सावधि जमा रसीद। किस लिखित को लेखांकन लागू होता है? तो चेक। कौन? चेक। आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है। आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद में के वर्षों में अत्यधिक बढ़ जाती है। इसे कहते हैं तो रिजर्व ऋण। आरंभ में ब्याज की दर कम और बाद में वर्षों में अत्यधिक बढ़ जाती है, इसे रिजर्व बैंक कहते हैं। बैंकों द्वारा ऋणों को फसल उपलब्ध कराने हेतु योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। आरटीसीजी लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम से बीमा 2 लाख। कितना? 2 लाख है। कितना है? तो 2 लाख है। चलिए आगे देखते हैं। चेक या मॉक ड्रग्स जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या होती हैं। तो IFSC कोड। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरित सिस्टम है। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक्स निधि नियंत्रण। चलिए आगे देखते हैं। लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे कहते हैं बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बॉन्ड कहते हैं। लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है बॉन्ड कहते हैं। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का है, देनदार हैं। भारत सरकार ने जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवाविधि रक्षक कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ किया है? तो संगम। क्या है? तो संगम है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक समाप्त हो गया। इसमें बैंकिंग एवं मुद्रा एवं अनेक टॉपिक को पढ़ने के प्रयास किए हैं। देखिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।